Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video we will discuss one solved problem of cash budget. इसके पहले भी हमने कैश बजट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम एक एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे जहां पर हम बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे अरेंज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारी क्वेश्चन को। Prepare a cash budget for the month of May, June and July 2020 from the following income and expenditure forecast. फ्रेंड्स, जब भी मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने दे रही हूँ तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्रॉब्लम को आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन पार्ट को देखूँगी तब आपके पास प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम में दी हुई फिगर्स को हमें कंपेयर करने को ईजी हो जाता है। तो इसलिए सॉल्यूशन पार्ट में मैं प्रॉब्लम का ये जो पेज है वो डिस्प्ले नहीं कर पाती हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए हमें प्रॉब्लम का सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आप इसे लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में मंथ्स दिए हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और उसके बाद जो है वो हमारे पास डिटेल्स है सारे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेसेस, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट्स की। तो हमारे पास जो है वो सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू काम कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास ध्यान में आता है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 मई 2020 को 1,80,000 का है। प्लान्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 1,76,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जून, पेएबल 20% ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। जून में प्लांट की जो टोटल कॉस्टिंग है 1,76,000 रुपीज़, उनमें से जून में हमें पे करनी है 20% अमाउंट, और बाकी अमाउंट हमें जो पे करनी है वो पे करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 1 मंथ। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। एडवांस टैक्स ऑफ रुपीज़ 95,000 पेएबल इन मार्च एंड जून। In case of deficit, an arrangement of overdraft with bank can be made. So इस तरह से हमारे पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, और अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट भी हमारे पास है। तो इसके ऊपर से अब हम बनाएंगे हमारा कैश बजट। तो अब हमारी प्रॉब्लम में जो हमें हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन दी है उसे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट तो है ही। ओपनिंग बैलेंस हमें मई मंथ का दिया हुआ है जो कि है 1,80,000 का। हमें जो कैश बजट बनाना है वो मई, जून एंड जुलाई के मंथ का बनाना है। मई का ओपनिंग बैलेंस है, जून एंड जुलाई का हम कैलकुलेट करेंगे। प्लांट जो परचेस की गई थी वो थी 1,76,000 की, जिसकी 20% अमाउंट जो है वो डिलीवरी के टाइम पर पे करनी है, जो कि जुलाई में डिलीवर हो रहा है, और बाकी जो अमाउंट है वो 3 मंथ के बाद पे करनी है। पीरियड ऑफ क्रेडिट जो अलाउ किया गया है सप्लायर को वो 2 मंथ का है। क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया है कस्टमर को वो 1 मंथ का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का टाइम लैग जो है वो 1 मंथ का है। एडवांस टैक्स जो हम पे करेंगे 95,000 रुपीज़ का, वो मार्च एंड जुलाई में पेड करना है। तो अब हमारा कैश बजट जुलाई में बन रहा है, तो जुलाई में हमें ये पेमेंट देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम की ये है, ये हमारी जो मेन हाईलाइटेड एडजस्टमेंट है कि इन केस ऑफ डेफिसिट एंड अरेंजमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट विथ बैंक कैन बी मेड। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट अगर हमें ज़रूरत पड़े, डेफिसिट आता है, तो हमें वो अरेंज करना होगा। तो वो किस तरह से अरेंज होता है देखते हैं हमारी कैश बजट में। तो सबसे पहले हम हमारी कैश बजट का फॉर्मेट बनाएंगे। कैश बजट का फॉर्मेट में हम जानते हैं कि मई, जून एंड जुलाई का कैश बजट हमें देना है। तो 3 कॉलम अमाउंट में मई, जून एंड जुलाई की बन जाएंगे, और फर्स्ट कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे कैश बजट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर उसमें हमारी कैश रिसिट्स जो होती हैं उसे ऐड कर देते हैं, और टोटल कैश रिसिट्स हमारे पास आती हैं। उसमें से हम हमारे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट जो है उसे माइनस कर देते हैं, और फिर जो अमाउंट आती है वो होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस की। तो चलिए फॉर्मेट के हिसाब से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है, ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा वो है 1,80,000 का मई का। अब इसमें हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कैश रिसिट लिखेंगे। जून एंड जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट करके उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मई की रिसिट्स को यहाँ पर लिख देंगे, एस्टिमेटेड कैश रिसिट्स। अब जो कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स होने वाला है हमारे पास, रिसिट्स में हमारे पास सिर्फ क्रेडिट
सेल्स ही है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स हमारे पास होगा। तो अब कलेक्शन ऑफ डेटार्स के लिए जो बताया गया है 1 मंथ का टाइम जो क्रेडिट है वो अलाउड किया गया है। तो जो कुछ हमारे फर्स्ट मंथ के यानी कि लास्ट मंथ के अमाउंट थे वो करंट मंथ में हमें मिल जाएंगे। तो मई में जो अमाउंट हमें मिलेगी वो होगी अप्रैल की। तो 3,40,000 अप्रैल की अमाउंट मई में आ जाएगी, 3,42,000 मई की अमाउंट जून में आ जाएगी और 3,48,000 की अमाउंट हमें जुलाई में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो क्रेडिट पेमेंट है वो क्रेडिट पेमेंट हो जाएंगे। हम लोग फिर से एक बार हमारी कलेक्शन ऑफ डेटार्स के बारे में लिख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटार्स यानी कि जहाँ पर हमारे क्रेडिट सेल हुए थे उनका कलेक्शन अब हमें हो रहा है, यानी कि कस्टमर हमें पेड कर रहे हैं। तो जो कस्टमर के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउड किया था वो था 1 मंथ का। अब जैसे कि हम जानते हैं मार्च मंथ का जो पेमेंट था वो अप्रैल मंथ में होगा, अप्रैल मंथ का जो पेमेंट था वो मई मंथ में होगा और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हम मई में शुरू कर रहे हैं तो मई में हमारे पास जो पेमेंट आएगा वो आएगा अप्रैल का। अब अप्रैल में जो हमारे कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स यानी कि जो क्रेडिट सेल्स थे हमारे वो थे 3,62,000 रुपीज़, इसलिए मई में 3,62,000 रुपीज़ आएंगे। जून में जो है वो अमाउंट आएगी हमारी 3,68,000 जो कि क्रेडिट सेल्स थी मई की, और जुलाई में जो अमाउंट आएगी वो होगी जून की जो है 3,55,000। ये इस वजह से क्योंकि हमने क्रेडिट पीरियड अलाउड किया हुआ है 1 मंथ का। तो इसी तरह से हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटार्स बन जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे रिसीट्स के टोटल कर देंगे। सो टोटल ऑफ ए बन जाएंगी मई की 5,42,000। अब इसमें से हम हमारे इस्टीमेटेड कैश पेमेंट जो हमने किए हैं वो लिख देंगे। तो बी हेड है हमारा इस्टीमेटेड कैश पेमेंट का। तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे हमारी क्रेडिट आवर्स का। अब जैसे कि क्रेडिट आवर्स के लिए हमें बताया गया है कि सप्लायर्स के लिए जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है वो है 2 मंथ्स का, यानी कि मार्च का जो पेमेंट है वो मई में होगा और अप्रैल का जो पेमेंट है वो जून में होगा और मई का जो पेमेंट है वो जुलाई में होगा। तो इसी तरह से हमें देखना है। तो मई में जो पेमेंट होगा वो होगा मार्च का, जो कि अमाउंट है 3,36,000 की। सो क्रेडिट आवर्स में मई में जो अमाउंट हमें पेड करनी है वो है 3,36,000 की, जो कि मार्च की अमाउंट है। जून में जो अमाउंट पे करेंगे हम वो है अप्रैल की 3,40,000 की, जिसे हम पेड करेंगे, और जुलाई में हम लोग पेड करेंगे हमारी 3,42,000 रुपीज़ की अमाउंट जो कि मई की ड्यू थी। तो ये जो 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड हमें अलाउ किया गया था, ये 2 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड को हमने इस तरह से ला लिया है। अब वेजेस जो हमें पेड करने हैं वो हमें सेम मंथ में उन्हें देने हैं। तो वेजेस में हमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। तो वेजेस जो पेड करेंगे हम वो मई, जून और जुलाई की ओरिजिनल वैल्यू के साथ करेंगे, जो कि है 85,000, 87,000 एंड 86,000 की। उसी के साथ जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे, उस सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हम जिस अमाउंट में लिखे हुए थे उसी अमाउंट में पेड कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हमें बताया गया है कि लैग इन पेमेंट जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस का वो 1 मंथ का है, यानी कि लास्ट मंथ का पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ में करना है। तो वहाँ पर 1 मंथ जो है वो डिले हो गया है सन्ड्री एक्सपेंसेस की पेमेंट को। तो हम जो है अप्रैल का पेमेंट मई में करेंगे। तो उसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस जो पेड करने हैं वो मई में अमाउंट आ जाती है अप्रैल की 80,000 रुपीज़। जून में हम पेड करेंगे मई के एक्सपेंसेस जो कि है 90,000 रुपीज़ के, और जुलाई में हम पेड करेंगे 82,000 रुपीज़ जो कि है हमारे जून के। तो इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पेड कर दिए हैं। अब प्लान्ड जो कॉस्ट था हमारा 1,76,000 रुपीज़ का, उसकी डिलीवरी जो थी वो जुलाई में ड्यू थी, और उसके डिलीवरी के टाइम पर हमें बताया गया था कि 20% अमाउंट हमें पेड करनी है। तो 1,76,000 के 20% जो अमाउंट होती है वो होती है 35,200, जो कि हमें पे करनी है जुलाई में। तो हम यहाँ पर दे देते हैं प्लान्ट की पेमेंट ऑन डिलीवरी 35,200 रुपीज़ की। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें 3 मंथ्स आफ्टर पे करना है। अब जैसे कि हमारा कैश बजट सिर्फ जुलाई तक का है तो बाद में की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी वो थी एडवांस टैक्स पेमेंट की, जो कि पे करना था मार्च एंड जुलाई में। तो मार्च का मंथ यहाँ पर नहीं है लेकिन जुलाई का मंथ यहाँ पर है। तो 95,000 रुपीज़ का जो एडवांस टैक्स है वो हमें जुलाई में पेड करना होगा। तो वो हमने जुलाई में दिखा दिया है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से। तो इसी के साथ हमारे जो सारे पेमेंट हैं वो पेमेंट हमारे हो जाते हैं, और हमारे पेमेंट अभी यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी मई की कैश बजट को कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम टोटल करेंगे पेमेंट की मई के।
तो मई का टोटल पेमेंट आता है 3,01,000 रुपीज़ का। अब हमारे पास टोटल रिसीट्स है, उसमें से टोटल पेमेंट अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कैश बजट का। तो क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी करने से जो अमाउंट आ रही है वो है हमारी 2,41,000 की। अब ये है क्लोजिंग बैलेंस हमारी मई का। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है मई का वो बन जाता है ओपनिंग बैलेंस जून मंथ का। तो जून मंथ के ओपनिंग बैलेंस की कॉलम में हम लोग अमाउंट लिख देंगे 2,41,000 रुपीज़ की। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और हमारे पास रिसीट भी है, तो हम जून की ए हेड की टोटल यहाँ पर कर देते हैं, जो कि बनती है 6,09,000 रुपीज़ की। और इसी के साथ अब हम टोटल कर देते हैं हमारी पेमेंट की, जो एस्टिमेटेड पेमेंट है हमारी जून मंथ के, तो वो टोटल आ जाती है हमारी 5,17,000 की। अब ए और बी, ए में से हम बी अगर हेड माइनस कर दें तो 6,09,000 में से 5,17,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आता है 92,000 का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है हमारी जून का। अब जून का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है हमारी जुलाई का। सो जुलाई के ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 92,000। अब जुलाई में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और रिसीट है, तो हमारे पास टोटल रिसीट एंड ओपनिंग बैलेंस आ चुके हैं और जून के सारे पेमेंट्स भी हमारे सामने हैं। अगर हम गौर से देखें फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो रिसीट दिख रही है वो कम दिख रही है और जो पेमेंट्स दिख रहे हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक बार हम हमारी पेमेंट्स की टोटल कर देते हैं जुलाई मंथ की। तो हमारी पेमेंट्स का जो टोटल है वो आ रहा है 6,40,200 रुपीज़। अब ये जो टोटल है 6,40,200 रुपीज़, ये टोटल हमारी रिसीट से यानी कि हमारी इनकम से ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमारी इनकम साइड में हमारे पास सिर्फ 3,55,000 और 92,000 ओपनिंग बैलेंस में है, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो है 4,47,000 रुपीज़ की। यानी कि हमारे पास इनकम जो है वो सिर्फ 4,47,000 रुपीज़ की है, जबकि पेमेंट जो है वो 6,40,200 रुपीज़ के हैं। यानी कि इनकम कम है और पेमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। अब पेमेंट तो हमने कर दिए हैं और इनकम हमारे पास नहीं है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस का हम क्या करेंगे? तो ये डेफिसिट बियर करने के लिए हम लोग हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट को अरेंज करेंगे। तो हमारे जो टोटल पेमेंट्स हैं 6,40,200 रुपीज़ के, उसे पेड करने के लिए हम बैंक से ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट करेंगे। तो इसे हम लिख देंगे हमारी ए हेड के पास, और ए हेड में ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक लिख देंगे, यानी कि बैंक से हमने लोन ले लिया है और वो लोन अमाउंट यानी कि हमारे पास जो इनफ्लो है कैश का, वो कैश का इनफ्लो आ गया था 1,93,200 रुपीज़ का। अब ये जो 1,93,200 रुपीज़ है ये कहाँ से आए? तो चलिए देखते हैं इसकी एक डिटेल्ड नोट। अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने अरेंज किया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट हम बैंक से करते हैं, जो कि नेसेसरी हो जाता है डेफिसिट के वजह से, और जुलाई के मंथ में हमें ये डेफिसिट दिखने को मिल रहा है। अब टोटल रिसिट्स जो थे जुलाई के वो थे 92,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस 3,55,000 जो कि कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स का था। ऐसे टोटल हमारे पास जो रिसिट थे वो थे 4,47,000 के, और टोटल जो हमारी पेमेंट थी वो थी 6,40,200 की। अगर हम डेफिसिट निकालेंगे तो टोटल ए में से टोटल ऑफ बी निकालेंगे तो 6,40,200 में से 4,47,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंस की अमाउंट आ जाती है 1,93,200, यानी कि 1,93,200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हमारे पास से हुआ है, जबकि ये अमाउंट हमारी इनकम साइड में नहीं है। तो ये अमाउंट हम बैंक से ओवरड्राफ्ट के थ्रू अरेंज कर लेते हैं। हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारी बिजनेस में कैश इनफ्लो आया है। ये कैश इनफ्लो है, इस वजह से इसको ए हेड में लिखा गया है, कैश इनफ्लो की जगह पर इसको प्लेस कर दिया गया है। अब 1,93,200 का बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया और उसमें से पेमेंट कर दिया 6,40,200, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं आएगा, वो नील हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास किसी तरह का कैश बैलेंस अब अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट हमने कर लिया है और हमने हमारी कैश बजट को प्रेजेंट कर लिया है। तो अब मई, जून एंड जुलाई की कैश पोजीशन जो है वो हमें एक्यूरेटली पता चल गई है इस एग्जांपल से, और यहाँ पर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की एक एडवांस्ड एडजस्टमेंट को भी पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर दे दूँगी। फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे लग रहे हैं और ये आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ इन सारे वीडियोज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।